वेलकम टू एडू राहुल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, यानी इतिहास जानने के स्रोत के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये हमारा इतिहास पर पहला लेक्चर होगा। और ये जो लेक्चर होगा ये इसमें हम सभी पॉइंट वाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और अक्सर यहाँ से एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यदि आप अपीयर हो रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इतिहास क्या है। तो इतिहास अतीत से साक्षात्कार करने का एक साधन है, और जिसके अंतर्गत किसी राष्ट्र या समाज के राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक विकास का तथा सांस्कृतिक और सभ्यता के प्रसार का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। संस्कृति के अंतर्गत मानव के समस्त क्रियाकलाप आते हैं, और जबकि सभ्यता के अंतर्गत उसके भौतिक पहलुओं पर विशेष जोर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे साहित्यिक साक्ष्य। तो इसके जो 3 स्रोत हैं, भारतीय इतिहास के स्रोत 3 हैं, यानी साहित्यिक साक्ष्य, विदेशियों के प्रदान और पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातत्व क्या है, तो इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, यानी पढ़ेंगे और समझेंगे चीज़ों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इतिहास जानने के स्रोत। तो हमारा पहला पॉइंट है इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है। यानी इतिहास की जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसके विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं, जिनमें सर्वप्रमुख लिखित साक्ष्य होते हैं, हैं, और जिनमें ऐतिहासिक, साहित्यिक एवं धार्मिक ग्रंथ तथा अभिलेख आते हैं। कहने का भाव यह है कि इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें सर्वप्रमुख लिखित साक्ष्य होते हैं और जिनमें ऐतिहासिक, साहित्यिक एवं धार्मिक ग्रंथ तथा अभिलेख आते हैं। अगला पॉइंट है अतीत में एक युग ऐसा भी था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। ऐसे लोगों के विषय में जानकारी पुरातात्विक स्रोतों द्वारा प्राप्त की जाती है। यानी अतीत में एक युग ऐसा भी था जहाँ पर लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लिखना नहीं जानते थे। ऐसे लोगों के बारे में जानकारी पुरातात्विक स्रोतों द्वारा प्राप्त की जाती है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है इन स्रोतों के अंतर्गत इमारतों, भवनों के अवशेषों, वस्तुओं, बर्तनों, चित्रों तथा मूर्तियों, मुद्रा, उपकरण आदि चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। यानी इन स्रोतों के अंतर्गत इमारतों, भवनों के अवशेषों और उनमें भवन के अवशेषों जैसे वस्तुओं, बर्तनों, चित्रों, मूर्तियों, मुद्रा, उपकरण आदि चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो ये इससे सब क्या है, इतिहास की जानकारी मिलती है, उनके बारे में जानकारी मिलती है। अगला है पुरातत्वविद खादानों, मनुष्यों, जानवरों एवं पक्षियों के अवशेषों का अध्ययन भी अतीत की जानकारी के लिए करते हैं। जो पुरातत्वविद होते हैं वो खादानों, मनुष्यों की जानकारी, जानवरों, पक्षियों के अवशेषों का भी
अध्ययन अतीत की जानकारी के लिए करते हैं। यानी जो प्राचीन चीज़ों की जानकारी करने के लिए खादानों और मनुष्यों और जानवरों एवं पक्षियों के अवशेषों पर भी अध्ययन किया जाता है। कौन करता है अध्ययन? पुरातत्वविद, जिन्हें पुरातत्ववेत्ता कहते हैं या फिर पुरातत्वविद कहते हैं। अगला पॉइंट पुरातत्वविद प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं, निर्मित भवनों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। तो पुरातत्व किसे कहते हैं? तो पुरातत्व यानी प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग लाई गई वस्तुओं, निर्मित भवनों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। और इनका प्रयोग, इनका अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं या पुरातत्वविद कहलाते हैं। पुरातत्वविद कहलाते हैं। आगे चलते हैं भारतीय इतिहास के स्रोत। अब हम स्रोतों की बात करते हैं जिनमें हम केवल साहित्यिक साक्ष्य की बात करेंगे इस लेक्चर में। तो भारतीय इतिहास के स्रोत, पहला स्रोत है साहित्यिक साक्ष्य और दूसरा स्रोत है विदेशियों के वृत्तांत और तीसरा स्रोत है पुरातात्विक साक्ष्य, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ आज हम पढ़ेंगे साहित्यिक साक्ष्य के बारे में, क्योंकि विस्तृत जानकारी करेंगे हम, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और इसको हम 3 पार्ट में विभाजित करेंगे, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी वृत्तांत, और तीसरा पार्ट होगा आपका पुरातात्विक साक्ष्य। तो यहाँ पर हम थोड़ा साहित्यिक साक्ष्य को साथ लेकर हम आज चर्चा कर लेंगे। अगली 2 वीडियो विदेशियों के वृत्तांत और पुरातात्विक, ये तीन टोटल इसके बारे में स्रोत से संबंधित आपको 3 वीडियो प्राप्त होगी। तो चलिए हम साहित्यिक साक्ष्य के बारे में बात करते हैं। साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्यों के अंतर्गत वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण, रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रंथ तथा बौद्ध एवं जैन साहित्य आदि को शामिल किया जाता है। यानी साहित्यिक साक्ष्यों में के अंतर्गत वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण, रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रंथ और बौद्ध एवं जैन साहित्य को शामिल किया जाता है। अगला पॉइंट है वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। यानी वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तथा वेदांग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो वेदांग कहते हैं, वेदांग कहा जाता है। तो वेदांग के अंतर्गत शिक्षा आती है, कल्प आता है, ज्योतिष आता है, व्याकरण आती है, निरुक्त तथा छंद आते हैं। तो आई होप आपको वेदांग भी समझ में आ गया होगा और वेद भी समझ में आ गए होंगे। 4 वेद होते हैं, वेदांग अलग होते हैं। वेदांग के अंतर्गत शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्ति तथा छंद आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे पॉइंट पर चलते हैं। यजुर्वेद काठक, कशिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय तथा वाजसनेयी शाखाओं में बटा है। यानी यजुर्वेद को अलग अलग शाखाओं में बांटा गया है। किस किस शाखाओं में? काठक, कशिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय तथा वाजसनेयी शाखाओं में। अगला पॉइंट है श्री सूत्र में यज्ञ संबंधी
उल्लेख है। गृह सूत्र में लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है और धर्म सूत्र में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो श्री सूत्र में यज्ञ संबंधी उल्लेख मिलता है, गृह सूत्र में लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है, धर्म सूत्र में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक, निकाय तथा जातक आदि से अनेक ऐतिहासिक सामग्रियां मिलती हैं। यानी बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक, निकाय तथा जातक से अनेक ऐतिहासिक सामग्रियां मिलती हैं। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश से मौर्यकालीन पर्याप्त जानकारी मिलती है। यानी बौद्ध ग्रंथ दीपवंश से और महावंश से मौर्यकालीन की पर्याप्त जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट है नागसेन रचित मिलिंद पन्नों से हिंद यवन शासक मिनांडर के विषय में सूचना मिलती है। यानी कहने का भाव यह है कि नागसेन रचित मिलिंद पन्नों से हिंद यवन शासक मिनांडर की जानकारी मिलती है, मिनांडर के विषय में जानकारी मिलती है, यानी सूचना मिलती है। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों से तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का ज्ञान होता है। किससे? बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से तात्कालिक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिस्थितियों का ज्ञान होता है। अगला पॉइंट है जातक ग्रंथों में बुद्ध तथा बोधिसत्व की ज्ञान की चर्चा मिलती है। यानी जातक ग्रंथों में बुद्ध तथा बोधिसत्वों के जीवन की चर्चा दी हुई है। कथा वस्तु में बुद्ध के जीवन से संबंधित कथानकों का विवरण मिलता है। यानी कथा वस्तु में बुद्ध के जीवन से संबंधित कथानकों का विवरण मिलता है। बुद्ध के जीवन के से संबंधित कथानकों का विवरण किसमें मिलता है? कथा वस्तु में। अगला पॉइंट है, तो चलिए जान लेते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से और कौन ग्रंथ के कौन रचनाकार हैं। तो पहला ग्रंथ है कथा सारित सागर। कथा सारित सागर के रचनाकार कौन है? सोमदेव हैं। कथाकार सारित सागर के रचनाकार सोमदेव हैं। और बृहत कथा मंजरी के रचनाकार क्षेमेंद्र। 10 कुमार रचित के रचनाकार दंडी। मृच्छकटिकम के रचनाकार शूद्रक। अरसास के रचनाकार कौन है? कौटिल्य। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इनमें से भी पूछ देते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पॉइंट बनते ही बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं। तो अरसास के लेखक पूछ दिया जाता है या रचनाकार पूछ दिए जाते हैं, तो लेखक कह देते हैं अरसास के लेखक कौन है? कौटिल्य। पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछा जाता है, ये तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगला है हर्षचरित। ये भी पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। हर्षचरित के रचनाकार बाणभट्ट। इसी प्रकार से गौड़बाओ के रचनाकार वाग्भटी। विक्रमांक देव चरित के रचनाकार विल्हड़ पूछा जाता है। रामचरित के रचनाकार हेमचंद। रामचरित के रचनाकार कौन है? हेमचंद। इसी प्रकार से कुमार पाल चरित के रचनाकार जयसिंह। कुमार पाल चरित के रचनाकार जयसिंह।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला ग्रंथ है द्व्याश्रय काव्य। द्व्याश्रय काव्य के रचनाकार कौन है? हेमचंद्र हैं। इसी प्रकार से नौ सहंसांक चरित के रचनाकार कौन है? पद्मगुप्त यानी पद्मगुप्त। पद्मगुप्त पढ़ेंगे। नौ सहंसांक चरित के रचनाकार कौन है? पद्मगुप्त। इसी प्रकार से अगला है पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन है? जयानक। पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन है? जयानक। प्रबंध कोश के रचनाकार कौन है? राजशेखर। प्रबंध कोश के रचनाकार राजशेखर। आई होप आपको याद हो रहा होगा। और प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है? मेरुतुंग। रचनाकार कहो, कार कहो, लेखक कहो, एक ही बात है। अगला है बसंत विलास के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है? बालचंद्र। बसंत विलास के रचनाकार या लेखक बालचंद्र। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा। ये सारे ग्रंथ याद हो गए होंगे और इनके रचनाकार भी याद हो गए होंगे। तो वीडियो यदि आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगले पॉइंट पर चलते हैं। जैन ग्रंथों में परशिष्ट पर्वन। जैन ग्रंथों में परशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि अनेक ऐतिहासिक सामग्रियां मिलती। यानी इनसे जो है किनसे किनसे ऐतिहासिक सामग्रियां मिलती हैं? तो जैन ग्रंथों में परशिष्ट पर्वन से ऐतिहासिक सामग्रियां मिलती हैं, भद्रबाहु चरित से, आचारांग सूत्र से, भगवती सूत्र से और कल्प सूत्र से अनेक ऐतिहासिक सामग्रियां मिलती हैं। अगला पॉइंट है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन तथा समकालीन घटनाओं की जानकारी मिलती है। यानी कहने का भाव ये है कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन की जानकारी मिलती है और महावीर स्वामी के जीवन के समकालीन घटनाओं की भी जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट है शुंग काल में पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा। तो शुंग काल में कब लिखा? पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य कब लिखा था? तो शुंग काल में लिखा था। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट पूछा जा सकता है। वैसे ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान से पढ़ें। तो शुंग काल में पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर एक महाभाष्य लिखा था जिससे मौर्य उत्तरकालीन जानकारी मिलती है। तो मौर्योत्तरकालीन जानकारी किसमें मिलती है? पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य में। आगे है पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। तो पतंजलि किसके पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ये पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट हैं। अगला पॉइंट है हमारा अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है। तो संस्कृत का पहला व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? अष्टाध्यायी है, इंपॉर्टेंट है, जिसकी रचना पाणिनि ने की थी। किसने की थी? अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी। और इसमें पूर्व मौर्य काल की सामाजिक दशा का चित्रण मिलता है। तो मौर्य काल की सामाजिक दशा का चित्रण किसमें मिलता है? अष्टाध्यायी ग्रंथ में। और इसकी रचना किसने की है? पाणिनि ने की थी।
आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र का लेखक, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है, जिसे चाणक्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे है, अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन राज व्यवस्था का स्पष्ट चित्रण मिलता है। किसमें मिलता है? मौर्यकालीन राज व्यवस्था का स्पष्ट चित्रण किसमें मिलता है? अर्थशास्त्र में। यह राजकीय व्यवस्था पर लिखी गई पहली पुस्तक है। राजकीय व्यवस्था पर लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी है? तो अर्थशास्त्र है। किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। अगला पॉइंट है, संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लेखन कल्लड़ ने किया। तो संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लेखन किसने किया था? कल्लड़ ने किया था। किसने किया? कल्लड़ ने। कल्लड़ की राजतरंगिणी, कल्लड़ की राजतरंगिणी इतिहास लेखन तथा यानी इतिहास लेखन का सर्वोत्तम उदाहरण है। कल्लड़ की राजतरंगिणी इतिहास लेखन का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। किसमें? कल्लड़ की राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। अगला पॉइंट है, संगम साहित्य से हमें दक्षिण के 3 राज्यों, संगम साहित्य से हमें दक्षिण के 3 राज्यों कौन कौन से? चोल, चेर और पांड्य की संस्कृति की जानकारी मिलती है। तो संगम साहित्य में हमें दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर और पांड्य की संस्कृत की जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।